everyone, this side is Shalu Bagdi. Welcome back to our channel One Step to Success. आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारी चल रही थी क्लास, और हमारी क्लास में लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी वो हुई थी हमारी रीजनिंग की क्लास, जिसमें कि वो हमारा चैप्टर जो अभी कंप्लीट हो चुका है। और अब हम कर रहे हैं आज हमारी क्लास जो है हिंदी की आज हमारा जो वन टॉपिक की 2 क्लासेस हो चुकी थी, उसकी रिमेनिंग क्लास हमारी बाकी है। आज होगी क्लास नंबर 3 और हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्ण। तो हमने वर्ण के बारे में बताया था आपको, स्वर और व्यंजन के बारे में बताया था, उनका क्या रोल है। और आज हम करने वाले हैं वर्णों का उच्चारण। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं वर्णों का उच्चारण। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। वर्णों के उच्चारण के साथ लास्ट क्लास में आपको सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक का सब टॉपिक रहने वाला है वो है वर्णों का उच्चारण। वर्णों का उच्चारण हम किस तरीके से करते हैं इस बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले करने वाले हैं उच्चारण स्थान। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। उच्चारण स्थान, ठीक है, घोष तत्व और आपका यहाँ रहेगा प्राण वायु। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है आपका वर्णों का उच्चारण। उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बता देती हूँ तीनों क्या होते हैं। उच्चारण स्थान होता है जो भी उच्चारण हम करते हैं, जो भी हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं आ ई स्वर में या व्यंजन में, उसका एक पर्टिकुलर स्थान होता है, उसको हम कहते हैं उच्चारण स्थान। घोष तत्व होता है, घोष का मतलब होता है कंपन। घोष का मतलब होता है कंपन, ठीक है, घोष का। ठीक है, घोष भी हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। ठीक है, तो घोष का मैं आपको बता चुकी हूँ मीनिंग क्या होता है, यानी कि कंपन। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं और जिस तरह का कंपन हमारे गले में होता है, उस कंपन को हम घोष बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड आपका है प्राण वायु। प्राण का मतलब तो आप समझते होंगे, प्राण का मतलब है सांस। ठीक है, कोई भी वर्ण अगर हम सांस लेने के साथ बोलते हैं तो प्राण का मतलब होता है सांस। और प्राण भी हमारे 2 में डिवाइड है। एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। ठीक है, इस तरह का चार्ट बनेगा वर्णों के उच्चारण में, इसको नोट डाउन करो। और जो हम सबसे पहले करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं उच्चारण स्थान। सबसे पहले कौन सा करने वाले हैं? उच्चारण स्थान। और यहाँ पे मैंने कुछ व्यंजन और स्वर आपके आगे लिख दिए हैं जो कि हमें अभी हमारे यूज़ में आने वाले हैं ये। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस चार्ट को देख लो, फिर हम जो बात करेंगे उच्चारण स्थान के बारे में, हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। वो शब्द जिन्हें बोलने पर
वो शब्द जिन्हें बोलने पर जीभ जहाँ टच होती है उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते वो शब्द जिसको बोलने पर जीभ जहाँ टच होती है तो उस स्थान को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, ये तो थी उच्चारण स्थान की डेफिनेशन। उच्चारण स्थान जो है वो हमारी हिंदी में 5 होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं। उच्चारण स्थान जो है हमारी हिंदी में 5 होते हैं, लेकिन हम उसको 8 करने वाले हैं। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? उच्चारण स्थान 5 होते हैं, पर उसको हम आगे 3 एक्स्ट्रा करेंगे, तो टोटल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे 8 उच्चारण स्थान। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन आप नोट करो उच्चारण स्थान की, और ये चार्ट बनाओ अपना, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट अब हम जो करने वाले हैं वो हम फर्स्ट करेंगे उच्चारण स्थान को। मैंने आपको बताया था जीभ शब्द को बोलते हैं हमारी जीभ जहाँ टच होती है उस स्थान को हम उच्चारण स्थान बोलते हैं, और अभी हम बात करने वाले हैं उच्चारण स्थान के बारे में। ठीक है, तो उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण स्थान जो होते हैं हमारी हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं, पर 3 यहाँ पे हम एक्स्ट्रा करेंगे जो कि इनसे ही मिलके हमारे बने हैं। तो ये जो हमारे कंठ है, जो हमारी जो भी हमारा वर्ण जो कंठ से बोला जाता है वो कंठीय। फिर तालु से जो भी वर्ण हमारा तालु के द्वारा, तालु की मदद के द्वारा से बोला जाता है वो हमारा हो गया तालु। ठीक है, और ये तीसरा है मसूड़े। ठीक है, जो भी वर्ण हमारे मसूड़े की हेल्प से बोला जाता है उसे हम मुर्दगे बोलते हैं। ठीक है, 4th है हमारा दंतीय। जो भी हम वर्ण दंतीय यानी कि दांत की मदद से बोला जाता है वो हमारा होता है कि 4था है हमारा दंत। ठीक है, जो भी हमारा वर्ण दांत की सहायता से बोले जाते हैं उसे दंतीय बोलते हैं। 5th हमारा जो भी वर्ण हमारा ओष्ठ यानी कि हमारे होठ की हेल्प से बोला जाता है उन्हें ओष्ठीय बोलते हैं। और 6था है हमारा कंठ धातु, कंठ तालु यानी कि जो कंठ और तालु दोनों को मिलाकर बनाया गया उसे कंठ तालु कहते हैं। 7वां हमारा है कंठ ओष्ठ्य यानी कि कंठ और होठों के द्वारा जो बोला जाता है वो हमारा कंठ ओष्ठ्य होता है। 8वां हमारा दंत ओष्ठ्य यानी कि दांत और होठों की मदद से बोला जाता है। तो इनको लर्न करने के लिए और उनके हमारे कौन से वर्ण और स्वर और व्यंजन हमारे इसके अंदर आते हैं उसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक या फॉर्मूला हमें लर्न करना होगा, जो कि शब्द मैं आपको बताऊंगी वो सिर्फ अपने तक सीमित रखनी है, मतलब कि वो कोई लिखने वाले बताने वाले नहीं है, वो एक ट्रिक है छोटी सी। अगर उन शब्द को हम याद करेंगे तो उससे हमें हेल्प मिलेगी तो कौन कौन से स्वर और व्यंजन हमारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो कंठी के लिए यानी कि कंठ के लिए हमें एक शब्द याद करना होगा जिसका नाम है अकु, अकुह विसर्ग, अकुह विसर्ग। क्या याद करना होगा? अकुह विसर्ग। ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने? ये मैंने इसलिए याद करने के लिए बोला है, इससे हम अपना वो लिख पाएंगे कि हमारे कंठ के अंदर कौन से स्वर और व्यंजन आते हैं। जैसे कि मैं आपको इसको ओपन करके बताती हूँ। आ यानी कि हमारा आ, छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों स्वर हमारे कंठीय के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आ के बाद लिखा है का के बाद का पे ऊ की मात्रा यानी कि कु,
यानी कि का हमारा पूरा वर्ग, का ये वर्ग है हमारा, क ख ग घ ण, तो ये हमारा पूरा वर्ग क ख ग घ अण, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिखा है हमारा हा, और इसके बाद आएगा हा, और दूसरा हमारा आएगा विसर्ग, यानी कि विसर्ग हम विसर्ग होता है वो ये होता है या ये होता है, आप बताएं विसर्ग हम किसको बोलते हैं? इस वाली बिंदु को डॉट को बोलते हैं या इस वाली बिंदु को डॉट को बोलते हैं हम? तो विसर्ग हम इस डॉट को बोलते हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारा विसर्ग, ठीक है। तो ये वाले शब्द जितने भी स्वर और व्यंजन हैं ये हमारे कंठीय में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा है तालु। तालु के वो शब्द जो तालु से बोले जाते हैं, जो भी स्वर और व्यंजन इसके लिए आएंगे, उसके लिए हम याद करेंगे ईचू, ईचू यश। क्या याद करेंगे? ईचू यश। तो ईचू यश में हमारा क्या आने वाला है? सबसे पहले ई, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। उसके बाद च वर्ग के सारे, यानी कि च छ ज झ अण, ये सारी टेबल मैंने आपको बनाई हुई है स्वर और व्यंजन की, उसमें से भी देख के आप नोट डाउन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर चा के बाद हमारा आता है य, ये आ गया हमारा य, और बाद में बचा हमारा श। तो ये हमारा तालु से जो बोला जाता है वो वर्ण है, ठीक है। और तीसरा हम जो याद करेंगे, जो भी हमारा मसूड़े के लिए हम बोलेंगे, वो होगा हमारा ऋतु, री टू रश, ऋतु रश। तो ऋतु रश में क्या आने वाले हैं? सबसे पहले तो हमारा आएगा री से ऋषि, री। फिर टा पे ऊ की मात्रा है, यानी कि टा के जितने भी वर्ग हैं, टा पूरा वर्ग, टा ठ ड ढ ण, ठीक है। ये आगे हमारे टा के वर्ग के ऑल ओवर, ठीक है। और हमारा क्या बच गया? र और श, यानी कि र और श, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? दंतनी, यानी कि दांत। इसको याद करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा तुलसी, ओ सॉरी तुलसी नहीं, तुलस। तुलसी तो हम ऐसे याद कर लेंगे, अगर हमें तुलस याद नहीं होगा तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं तुलस, ठीक है। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं तुलस। तो तुलस का यानी कि ता वर्ग का सारा, ता वर्ग का सारा, यानी कि त थ द ध न, त थ द ध न, ला और श, यहाँ पे ला और श, ठीक है। नेक्स्ट हमारे वाला है औषधीय, यानी कि होठ के द्वारा जो बोले जाते हैं। इसमें हम याद करने वाले हैं अ पू, अ पू, उपू, सॉरी अपू नहीं, उपू। उ ऊ, यानी कि ऊ बड़ा ऊ और छोटा ऊ, और पा वर्ग पूरा, प फ ब भ और म, पा फा भा भ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे हो चुके हैं, जिसमें कि हमारा का वर्ग भी आ गया, चा वर्ग भी आ गया, टा वर्ग भी आ गया, ता भी आ गया, पा भी आ गया, ठीक है। और य ल र, य र ला श श श हा आ गया। एक हमारा रह गया वा वर्ग, जो वा वर्ग नहीं, सॉरी वा व्यंजन, जो कि हम किस में बोलते हैं? वा व्यंजन हम बोलते हैं दंत ओष्ठ्य में,
बोल के देखो व, तो हमारे दांत का और होठ का इसमें प्रयोग हो रहा होगा। ये होगा हमारा व। और हमारे कौन से रह गए हैं, और हमारे स्वर में रह गए हैं। स्वर में हमारा आ ई उ री तक हमारा हो चुका है। तो स्वर में जो हमारे रह गए ए और ए, जो कि कंठ तालु के अंतर्गत आते हैं। ए और ए, इसमें हमारा कंठ भी और तालु भी दोनों का हम प्रयोग करते हैं। सातवां हमारा कंठ ओष्ठ्रीय, यानी कि हमारा इसमें रह गया है ओ और ओ। इसमें हमारा कंठ और होठ दोनों का प्रयोग हो रहा है, ओ। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो। ये थे हमारे 8 जो कि मैंने आपको बता दिए, इनके फॉर्मूले याद करने के लिए मैंने बता दिए। ये हमारा चार्ट है स्वर का और व्यंजन का, इसको नोट डाउन करो अच्छे से। हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट। तो मैं आपको 1 पढ़ा रही थी और मैंने आपको अभी कराया था थोड़ी देर पहले उच्चारण स्थान। ठीक है, मैंने वर्णों का उच्चारण आपको बता दिया था और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरे को जो मैं रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए डालती हूँ वो थोड़ी क्लास मैंने पहले शूट करी थी और ये मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। तो दोनों की कंबाइन मैं आपको एक ही क्लास में दे दूँगी, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा छोटा था और ये भी थोड़ा सा छोटा रह गया है। तो दोनों को मिला के एक ही क्लास आपके पास आने वाली है जब आप देखोगे। तो अभी हम करने वाले हैं, मैंने कराया था आपको वर्णों के उच्चारण में, आपको मैंने कराया था उच्चारण स्थान। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है, नेक्स्ट जो था हमारा घोष तत्व। वर्णों के उच्चारण में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि घोष का मतलब क्या होता है। घोष का मतलब होता है कंपन। घोष का जो मतलब है वो है कंपन। जब भी हम कोई भी वर्ण, चाहे वो व्यंजन हो या स्वर हो, उनको बोलते हैं तो उसको बोलते वक्त जो हमारे गले में कंपन होता है, उस कंपन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो घोष तत्व में घोष का मतलब होता है कंपन। तो इस कंपन के आधार पर घोष तत्व को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका अघोष और एक है आपका सघोष। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अघोष और सघोष। अघोष का मतलब है वो वर्ण जिनको बोलते वक्त गले में कंपन नहीं होता, उनको उन वर्णों को हम अघोष शब्द कहते हैं। और जिन वर्ण को बोलते वक्त गले में कंपन होता है, तो उन ऐसे वर्ण को हम सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंपन नहीं होता, जिन कंपन नहीं होता है। ठीक है, जिनमें कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं, और जिनमें कंपन होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। ठीक है, तो देखो सघोष और अघोष में कौन कौन से वर्ण आपके आते हैं। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं आकंपन। आकंपन, जिसमें कोई कंपन ना हो, और ये इसको बोलते हैं सकंपन, यानी कि कंपन के साथ, जिसमें कंपन हो। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं, चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो मैंने आपका चार्ट बनाया उधर स्वर का और व्यंजन का,
उसमें हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग में मैंने आपके ये इनको डिवाइड किया है, ठीक है, व्यंजन को। और ऐसे ही कैटेगरी आपकी फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ऐसे भी कैटेगरी है, ठीक है। तो सघोष में आपके कौन कौन से वर्ग आने वाले हैं, इसमें आपके आएंगे फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, ध, थ, प और फ, ठीक है। ये आपके ये वाले दोनों वर्ग फर्स्ट और सेकंड आपके आघोष में आएंगे, क्योंकि देखिए जो ये वो शब्द है जिनको बोलने से कंपन नहीं होता गले में, ठीक है। जैसे कि आप बोल के देखिए क ख, का ख, यानी कि ऐसे लगता है जैसे कि हम बाहर की तरफ ही बोल रहे हैं इसको, का और खा। जैसे ही आप ग बोलेंगे तो गले में कंपन होगा। आप सब लोग बोल के देखिए क ख ग, ग घ ण, ठीक है। तो जैसे जैसे हम थर्ड और फोर्थ फिफ्थ में जाएंगे तो जो कंपन है ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार च छ, इसमें कंपन नहीं है। जैसे ही ज झ ण बोलेंगे तो उसमें कंपन गले का बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार ये सारे हैं आपके। तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड है ये हमारा इसमें आने वाला है, और बाकी जो हमारे बचे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वर्ग इसमें कौन कौन से हैं जो कि आपके सघोष में आने वाले हैं जिससे कंपन ज़्यादा होता है। ग, घ, ञ, ज, झ, हाँ, आगे ड, ढ, अण, ठीक है, द, थ, ना, ब, भ और म, ठीक है। यानी कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये वाली तीन कैटेगरी जो हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो कि आपकी इसमें आएगी। आप बोल के भी देख सकते हैं तो पता चल जाएगा खुद ब खुद कि हमारे गले में कंपन होती है इन सब व्यंजन को बोलने से। ग घ ण च छ ड़ ड ढ ण त द ध न प फ ब भ म, ठीक है। और एक और चीज है, जो हमारे व्यंजन हैं य र ल व श श ह, तो इनको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसको हम बोलते हैं अंत स्त, और इसको बोलते हैं ऊष्म, ठीक है, इसको बोलते हैं ऊष्म। तो ये हमारे इसमें भी आने वाले हैं। देखिए य र ल व, य बोलते वक्त आपको गले में कंपन महसूस हो रहा है, य र ल व, ठीक है। और जैसे हम श श श बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम बाहर की तरफ फेंक रहे हैं वर्णों को, ठीक है, बाहर की तरफ बोल रहे हैं। तो इसमें हमारे आ जाएंगे ऊष्म, ठीक है, ऊष्म आएंगे, जिसमें कि हमारे कौन कौन से हैं, श, श और स, ठीक है। इस वर्ण के अंदर आपका हा वर्ग नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा, अगर हम हा को बोलते हैं तो हमारे गले में कंपन होता है,
तो हाँ हमारा सघोष के अंतर्गत आएगा। और इसमें आएंगे आपके अंत अंत अंतस्तर में कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, ठीक है, और लास्ट में हाँ, जो मैंने आपको बताया था, हाँ हमारा इसमें नहीं आके इसमें आएगा। ठीक है, तो अघोष और सघोष में मैंने आपको बताया है कौन कौन से हमारे इसके अंदर आएंगे। इसमें हमारे आएंगे फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, और प्लस में ऊष्म वर्ण आएंगे और ऊष्म व्यंजन आएंगे। और सघोष में हमारे आएंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और प्लस में हमारे अंत से व्यंजन आएंगे। इसको अच्छे से देखो, ठीक है। तो सघोष में हमारा, सघोष है जिससे कंपन होती है जिन वर्ण में, और अघोष है जिन वर्णों में कंपन नहीं होते, उनको अघोष कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर आने वाले हैं, नोट डाउन करो इसको। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लास्ट करते हैं, प्राण वायु। वर्णों के उच्चारण में मैंने आपको 3 बताए थे। एक तो बताया था उच्चारण स्थान, दूसरा मैंने बताया था आपको घोषु तत्व, और तीसरा है लास्ट में प्राण वायु। तो प्राण वायु का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब, प्राण वायु का मतलब है सांस। ठीक है, प्राण वायु का मतलब है सांस। तो प्राण वायु के आधार पर 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। अल्प प्राण, अल्प वायु, सॉरी अल्प प्राण, अल्प प्राण, और सेकंड इज महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण उन वर्णों को कहा जाता है जिसको बोलने में ज़्यादा सांस ना लगता हो। ठीक है, तो उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। और ज़्यादा समय नहीं लगता हो, कम समय लगता हो। और महाप्राण कहता है ऐसे वर्णों को जिन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता हो, ज़्यादा सांस निकालनी पड़ती हो, ऐसे शब्द, ऐसे वर्णों को हम महाप्राण कहते हैं। इसमें कम सांस निकलती हो। ठीक है, ऐसे वर्णों को हम अल्प प्राण कहते हैं। और ज़्यादा सांस हो। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? आपके अल्प प्राण के अंदर जो आपके कैटेगरी आएगी, जो आपके वर्ग आएंगे, वो आएंगे आपके फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। और इसमें आएंगे आपके सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि अल्टरनेट सीरीज आपकी यहाँ पे होगी। जैसे हमने व्यंजन का चार्ट बनाया हुआ है इसके अंदर, तो जो फर्स्ट वर्ग होगा और थर्ड होगा और फिफ्थ होगा, ये तो आएंगे हमारे अल्प प्राण में। और जो हमारा सेकंड होगा और हमारा फोर्थ होगा, वो आएंगे हमें महाप्राण में। जैसे कि हम बोल के देखते हैं कि कम सांस कैसे निकलता है, या ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे क, आराम से बोला जा रहा है। खा, तो खा में उससे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। क, ख, गा को आराम से बोल रहे हैं, फिर घा। तो इसलिए एक एक सीरीज, अल्टरनेट सीरीज हमारी कम सांस वाली है, यानी कि अल्प प्राण। और जो सेकंड और फोर्थ है उसमें ज़्यादा सांस निकालना पड़ता है, तो इसलिए हमारा सेकंड और फोर्थ कैटेगरी है उसके अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से आपके वर्ण आएंगे वो मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट में कितना है?
फर्स्ट क, च, ट, त, प, नीचे थर्ड में ग, ज, ज, थर्ड ग, ज, ड, ग, ज, ड, द और बा। ठीक है, और है हमारी इया, इया और अणा, ना और मा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हमारा कौन सा आएगा, सेकंड और फोर्थ, यानी कि ख, घ, छ, ज, ठीक है, ठ, ढ, थ, ध, फ, सेकंड और फोर्थ, यानी कि भा। ठीक है, ये आएंगे इसके अंतर्गत। और हमारे अंतस्थ और ऊष्म में हमारे यहाँ पे अंतस्थ हमारे यहाँ पे आएंगे, यानी कि य, र, ल, व, य, र, ल, व अंत। और ऊष्म हमारे यहाँ पे आएंगे श, श, स, और अब की बार इसमें हाँ भी आएगा। ठीक है, जैसे लास्ट में हमने गोश तत्व कहा था तो अगोश में हमने हाँ को हटा दिया था। ठीक है, पर इसमें ज्यादा सास हाँ में भी बढ़ता है, तो इसमें हाँ। मैंने आपको अल्प प्राण और महाप्राण के दोनों लिखवा दिए हैं, पर ये तो था हमारा व्यंजन का, व्यंजन हमारा लिख दिया। अब हमारे स्वर कहाँ आते हैं, जो हमारे स्वर हैं वो अल्प प्राण में आते हैं। सारे स्वर, सारे स्वर जो है हमारे अल्प प्राण में आते हैं, क्योंकि उनको धीमा बोला जाता है और कम सांस, हम जब उसको बोलते हैं तो कम सांस निकलता है, जैसे आ ई उ। ठीक है, यानी कि आ से ओ तक। ठीक है, तो जो हमारे, अब इनको हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19, ये हो गया हमारा 19, और ये हमारे 11 स्वर। तो टोटल हो गया हमारे, कुल हो गए हमारे 30। तो अल्प प्राण हमारे कितने हो गए, 30। अल्प प्राण हमारे कितने हो गए, 30। ठीक है, और महाप्राण हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 12। तो ये हमारे हो गए टोटल 14। ठीक है, ये हो गए 14। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो आप। तो ये वाला जो वर्ण का चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट सी समरी करा दूंगी, एक्सप्लेन करा दूंगी पूरा हमने जो 2-3 क्लासों में, 3 क्लासों में हमने क्या पढ़ा है वो मैं आपको शॉर्ट में करा दूंगी। इसको आप नोट डाउन कर लो अभी। तो स्टूडेंट, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है वर्ण का, जिसमें कि 3 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई हैं। और इसका समरी मैं आपको बता देती हूँ एक बारी कि मैंने क्या क्या इन तीनों क्लासेस में पढ़ाया है। तो वर्ण किसे कहते हैं, वो ध्वनियाँ जिनके खंड ना हो उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। दूसरा है स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे 11 होते हैं। और व्यंजन कैसे किसे कहते हैं, वो वर्ण जो स्वरों की
सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 39 होती है। अयोग्यवहा किसे कहते हैं? अयोग्यवहा हम उन्हें कहते हैं वो वर्ण ना तो वो स्वर होते हैं और ना ही वो व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोग्यवहा कहते हैं। और उनकी संख्या है 2, वो है अनुसार स्वर और एक होता है विसर्ग। ठीक है। और इसके बाद मैंने जो आपको टेबल के इसके बाद मैं आपको ध्वनियाँ और सघोष अघोष के बारे में बता चुकी हूँ, तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो आपका जो वर्ण का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। और हमने आपको कराई थी कुछ ध्वनियाँ, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, इसके मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, अकु विसर्ग, इष्टु यक्ष, टिटु रस और तुलस और अपू। तो स्टूडेंट मेरी बेटी आ चुकी है क्लास में, तो थोड़ा डिस्टर्ब होएगा आपको, कोई बात नहीं, ये लास्ट में थोड़ा सा रह गया बस आपको। और मैंने आपको कराया था वर्णों का उच्चारण, उच्चारण स्थान, घोष तत्व, प्राण वायु। इसमें अघोष और सघोष था, अल्प प्राण था और महाप्राण था। ठीक है, तो पूरा टॉपिक मैं आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये वाला जो टॉपिक है पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही था।